कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न विथ फोकस पर। हम लोगों ने दो चैप्टर पढ़ लिए। पहला चैप्टर क्या पढ़ा था? मोशन पढ़ा था, मोशन के बारे में सीखे थे। फिर अगला चैप्टर क्या पढ़ रहे थे? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। पूरा चैप्टर हो चुका है, सब कुछ बता दिया गया कि फोर्स क्या है, फोर्स की उत्पत्ति कैसे हुई। फिर न्यूटन के तीनों नियम हम लोगों ने सीखा। फर्स्ट नियम, उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा गया। दूसरा नियम सीखा जिसमें F इक्वल टू हम लोग क्या लेके आए थे? F इक्वल टू एम में। फिर हमने मोमेंटम को भी सीखा। फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सीखा। फिर हम लोगों ने क्या? फोर्स ऑफ इम्पल्स, बल का आवेग, इम्पल्स भी सीखा। फिर सबके एग्जाम्पल भी सीखे। फिर हम देखते थे कि कहाँ पे कौन सा बैलेंस फोर्स काम करता है, कहाँ अनबैलेंस फोर्स काम करता है। और अनबैलेंस फोर्स क्या करता है? जो है उसकी इनर्शिया को चेंज करता है। कोई चीज़ रेस्ट में तो मोशन में ले आता है, मोशन में है तो रेस्ट में ले आता है। लेकिन कोई चीज़ अगर रेस्ट गति कर रही तो उसको ज़रूरी नहीं कि उस पर कोई बाह्य बल लगाया जाए। ये सब चीज़ें हम लोग सीख चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमने कहा था ना कि अब कल से एक्सरसाइज चालू कराएंगे, तो आज हम लोग एक्सरसाइज चालू करते हैं। एक्सरसाइज का मैंने पहला सवाल लिख दिया है। चैप्टर क्या चल रहा है? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, है ना। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, है ना। ये सब पढ़ ही चुके हैं। अब एक्सरसाइज चल रही है। एक्सरसाइज का मैंने पहला सवाल लिख भी दिया है, मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ। ए ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड द रोल्स डाउन हिल विथ कांस्टेंट एसिलरेशन। तो शब्द लिखा हुआ है। एसिलरेशन कैसा है? हम लोग पढ़ते समय ये चीज़ ध्यान देंगे। एसिलरेशन कैसा है? कांस्टेंट है। इफ ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड फाइंड द एसिलरेशन। जैसे मैंने कहा था ना, एसिलरेशन कांस्टेंट हो तो मतलब एसिलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब दो एसिलेशन बताए थे। एक क्या? यूनिफॉर्म और एक नॉन यूनिफॉर्म। मैंने बताया था कि जो यूनिफॉर्म एसिलरेशन होगा वही तो कांस्टेंट होगा, कि वो पर सेकंड कितना कितना बढ़े। रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी है ना, कि उसकी वेग परिवर्तन की दर। मान लीजिए पहले सेकंड 1, फिर अगले सेकंड 2, अगले सेकंड ऐसे ना, हर सेकंड वो जितना जितना बढ़ता जाए वही क्या होगा? कांस्टेंट एसिलरेशन। जैसे अर्थ किसी चीज़ को अपनी तरफ खींच रही तो कितने पर सेकंड 9.8 मीटर बढ़ाएगा। कोई चीज़ पहले उसकी वेलोसिटी 2 थी, फिर 3 हो जाए, फिर अगले में 4 हो जाए, फिर 5 में हो जाए, तो उसका एसिलरेशन कितना आ रहा है? एक आता जा रहा है। हम क्या कहेंगे? उसका एसिलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। और ना, जहाँ पे कांस्टेंट ना हो वहाँ पे वो सारे समीकरण नहीं लगते हैं। कौन? जो गति के समीकरण हम लोगों ने पढ़े थे, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो जितने भी सवाल पे गति के समीकरण का यूज करते हैं उसमें क्या होता है? इक्वेशन ऑफ मोशन में बोलो कि एसिलेशन कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। अगर कांस्टेंट ना हो तो वो समीकरण को हम उन जो इक्वेशंस की यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे पहले लिख दिया गया ना, एसिलेशन क्या है? कांस्टेंट। तो ये सब चीज़ें बहुत ध्यान देने वाली होती। इफ़ ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर, कितने मीटर चलता है? कह रहा 400 मीटर इन 20 सेकेंड, मतलब 20 सेकेंड में 400 मीटर चलता है। कैसा? एक ट्रक जो स्टार्ट करता है कहाँ से? रेस्ट में। रेस्ट मतलब विरामावस्था। जैसे ही रेस्ट दे दिया गया, सबको पता है U0 हो जाएगा। ये सारी चीज़ें अपने आप सीखेंगे। रेस्ट मतलब विरामावस्था। विरामा मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 0। एसिलेशन कैसा है? कांस्टेंट। तभी हम उन इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रयोग करेंगे। कौन कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन? पहली क्या था? V इक्वल टू U प्लस AT। दूसरी क्या थी? S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तीसरी हम लोग क्या पढ़े थे? V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। तो उनको लगाने के लिए ये शब्द बहुत जरूरी था। इफ ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर, कह रहा है 400 मीटर चलता है 20 सेकंड में, फाइंड द एसिलरेशन। कह रहा है उसका वही कांस्टेंट एसिलरेशन निकालना है। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास ऑफ 7 मीट्रिक टन। कह रहा जो ट्रक है उसका मास कितना है? 7 मीट्रिक टन। हिंट दे दिया गया कि 1 मीट्रिक टन से कितना होता है, मतलब 1 टन कितना होता है? मीट्रिक टन 1000 kg का। ठीक है, तो ये दे दिया गया है। और कह रहा कि सबको पता है फोर्स ना लगता तो एसिलेशन होता नहीं। क्यों? क्योंकि फोर्स जब लगता है तब कोई भी कंटेंट हो उसमें क्या होती है? वो एसिलरेट होती। ये न्यूटन के दूसरे नियम भी प्रूव किए थे ना, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी भी निकाले थे। सब अलग कंडीशन। हम लोग अब सवाल पे आते हैं। इसकी U कितनी दे दी गई? U मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रक, है ना। इनिशियल वेलोसिटी। मैं अच्छा, हिंदी मीडियम वाले भी कहेंगे पढ़ के नहीं बताए, मैं पढ़े भी दे रहा हूँ लेकिन पढ़ा हुआ है, इसको ज़्यादा उसमें ना ले जाओ ना। ये हिंदी मीडियम मैंने बताया था ना, NCERT जो चलती है, वो एक्सरसाइज भी दी हुई है। इसमें पहला लिखा हुआ, एक ट्रक विरामावस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना चालू करता है या 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। इसका त्वरण निकालना है। A, अगर इसका द्रव्यमान 7 टन है तो इस पर लगने वाले बल की गणना करें। और 1 टन वही दिया हुआ है, कितना? 1000 kg का होता है। ठीक है, ये मैंने हिंदी में पढ़ दिया है। लिखना चाहेंगे तो आप लोग इसके मतलब पीछे बैक करके लिख भी सकते हैं हिंदी वाले।
तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रक है ना, ट्रक की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u। इनिशियल मतलब प्रारंभिक, तो पहले किस में था, रेस्ट में था, इसलिए कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बहुत सही, गुड। फिर कह रहा उसका कह रहा फिर वो कितनी डिस्टेंस कवर करता है, 400। कितनी डिस्टेंस कवर करता है, 400। ठीक है, ये देखो रोल्स ये इस पे था, इसने लुढ़कना चालू किया, ऐसे आगे बढ़ता गया। तो ये वाली दूरी कितनी थी, 400 मीटर। कितनी थी, इस डिस्टेंस कितनी, 400 मीटर। ठीक है, फिर कह रहा कितने समय कितना लेता है, टाइम टेकन कितना, 20 सेकेंड। ये तो प्रश्न में दिया हुआ है। एस क्या है, उसकी डिस्टेंस कवर बाई ट्रक है ना, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई ट्रक है ना, ट्रक के द्वारा चली गई टोटल डिस्टेंस, उसको मैंने इसे लिख दिया। ये 20, ये कितना हो गया, टाइम टेकन कितना, 20 सेकेंड। फिर कह रहा कि जो है ये हो गई 1 2 3। और मैंने कहा था याद रखना कि जब भी इक्वेशन बनाते थे सब लिखते थे v = u + at होता था। दूसरा क्या पढ़े थे, s = ut + ½ at²। और सबको पता है इसमें क्या दिया है, s भी दिया है, u पे 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। बाकी a निकालना है, t भी इसमें दिया हुआ, तो कौन सा रखने में फ़ायदा होगा, दूसरा वाला। तीसरा क्या था, v² = u² + 2s। ये पहली थी, ये दूसरी थी और ये तीसरी है ना। ये याद होनी चाहिए क्योंकि हम लोग बहुत यूज करेंगे। तो सबको पता है, जैसे यहाँ पे क्या करेंगे, अकॉर्डिंग क्या बोलेंगे, थर्ड इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है ना। मैं बोले दे रहा हूँ, ये क्या तो समझ में नहीं आ रहा, इसका कोई मतलब नहीं, मैं लिख रहा हूँ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, s = ut + ½ at²। u की है कितना रखोगे, 0 × t + ½ a की वैल्यू नहीं पता है, t पता है कितनी है, 20। 20 को कितनी बार, 20 के कान के ऊपर कितने लगे हुए हैं, 2, तो कितनी बार मल्टीपल कराना है, 2। और s सबको पता है कितनी है, 400। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैं लिखूंगा 1/2, 20 को 20 से मल्टीप्लाई कराओगे सबको पता 400 आएगा। और ये दोनों इधर इधर के क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। एक a बचा हुआ, इसको इधर लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे पीछे कर दिया है। तो a = इधर 1 हो जाएगा, काटने के बाद जब काटोगे तो कितना आएगा, 1। और 2 का 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा, 2। और सबको पता है एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर/सेकंड²। क्यों, इसमें मीटर/सेकंड की ही बात हुई थी, और ना होती तब भी हम उसमें चेंज करते हैं, MKS पद्धति में लेते हैं ना, MKS सिस्टम में। तो a = क्या आ गया, 2 मीटर/सेकंड²। अब मैं कह दूँ मास ऑफ ट्रक है ना, कितना दिया हुआ, 7 मीट्रिक टन है ना। मास ऑफ ट्रक m = कितना दिया हुआ, 7 मीट्रिक टन। और सबको पता है कितना, 7 मीट्रिक टन है ना। और 1 मीट्रिक टन से कितना होता है, 1000 kg। तो टोटल कितना हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे, कितने kg आ जाएगा, 7000 kg ना। गुड, इसका ये मास हो गया। अब सबको पता है एक्सीलरेशन कितना हो रहा है, 2 मीटर/सेकंड²। तो अगर मैं पूछूं कितना फोर्स लग रहा है, आप लोग तुरंत बता देंगे। फोर्स = क्या होता है, ma/, कौन सी, सेकेंड है ना, कौन सी सेकेंड, बोलो, न्यूटन का दूसरा नियम है ना। क्या लिख देंगे, न्यूटन का दूसरा नियम, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन है ना। F = ma, और ma का मल्टीप्लाई कराओ, पता चल जाएगा कितना फोर्स लग रहा है। m कितना आया है, 7000, 7000। 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, वो कितना आ जाएगा, 7 को 2 से कराओगे 14000, कितने हजार। और चूंकि f का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, दूसरा मात्रक क्या बताए थे, किग्रा मीटर/सेकंड²। तो ये लिखो, या r में kg मीटर/सेकंड²। तो आपके ऊपर है, आप लिखना क्या चाह रहे हैं। उधर ना नज़र आ रहा हो तो इधर लिख लो, थोड़ा बढ़ा के, kg मीटर/सेकंड² है ना। ये समझ लेना ये। तो यहाँ तक कि सबको ही समझ में आ गया होगा सवाल क्या कह रहा है। अब मैं अगले सवाल को नोट करूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ, मिटाता हूँ, फिर अगला नोट करके लिख रहा हूँ। ठीक है, मिटा दूँ, देखो ये
अ स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन विथ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर मतलब 20 मीटर पर सेकेंड अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ लेक एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ सम, व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दिस स्टोन एंड आइस। कह रहा है कौन सा फोर्स निकालना है, फ्रिक्शन। अच्छा फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है याद रखना, अभी तुम लोग नहीं पढ़े हो लेकिन पढ़ाया गया था, मैंने कहा था ना अगर हम कार को धक्का देते हैं तो क्या होती है, कार पे एक फोर्स काम करता है, वो कौन, जो मैं दे रहा होता है। लेकिन कार मैंने कहा 20 न्यूटन दिया 50 दिया लेकिन कार नहीं बढ़ रही होती, क्या कारण होता है, जबकि कार पे केवल एक फोर्स काम कर रहा होता है। तो मैंने कहा था वो अनबैलेंस हो गया, नहीं तब हमने समझा था नहीं एक ही नहीं काम करता, एक दूसरा काम करता है। वो कौन सा, कार जो है विपरीत डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगाती है, फ्रिक्शन फोर्स। तो किससे पाती, सरफेस से। तो इसका मतलब कार एक सतह हो गई, दूसरी क्या हो गई, सरफेस। एक बॉडी कार हो गई, दूसरी बॉडी या सरफेस में ले लूँ, एक वस्तु हो सकती है, एक सरफेस हो सकती है, दोनों एक दूसरे पर मूव करें, ये एक दूसरे पे चलें या एक चले दूसरी स्थिर रहे। तो उस पर क्या, मान लीजिए कोई सरफेस है, इस पर ये लुढ़कना चालू करे तो ये सरफेस क्या करेगी, इस पर इसकी जो डायरेक्शन होगी, इसकी जो चलने की डायरेक्शन होगी, ये इस डायरेक्शन में चल रही है तो इसके अपोजिट फोर्स लगाएगी और क्या चाहेगी कि ये ना चले और रुक जाए। तो इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। ठीक है, कि जब कोई बॉडी क्या करे, एक दूसरे पे रगड़ती है ना तो उनके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है कि जो उनकी गति का क्या करता है, विरोध करता है कि वो मोशन ना करे। वो कौन सा फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है। मैंने सवाल भी लिख दिया है। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, द अपोजिंग फोर्स दैट इज क्रिएटेड बिटवीन टू सरफेस, है ना, दैट ट्राई क्या करती हैं, बोलो, वो सब चलती हैं और उनके डायरेक्शन के विपरीत काम करता है। ऐसी डिफिनेशन होती है, उससे हमको कोई विशेष मतलब नहीं है ना। मैं अब यहाँ पे बढ़ता हूँ, हिंदी वालों को थोड़ा पढ़ दे, नहीं तो हिंदी वाले तो कंफ्यूज रहेंगे। देखो हिंदी में मैंने लिख दिया है, हिंदी वाले पढ़ लेंगे कि 1 kg द्रव्यमान का 1 किलो मतलब 1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पत्थर 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से झील की जमी हुई सतह पर फेंका जाता है। पत्थर 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद रुक जाता है। तो पत्थर और बर्फ के बीच लगने वाले घर्षण बल की गणना ना, वही झील है, झील जमी हुई, इस पर एक पत्थर फेंका गया। अब बताओ पत्थर इस पर क्या करेगा, मूव, तो झील तो चलने नहीं लगेगी। तो क्या इसकी बताओ, ये अगर इधर जा रहा है तो फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। और ये इस फ्रिक्शन के कारण कुछ देर तक चलेगी और कुछ दूरी तय करने के बाद क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो करे वो डिस्टेंस कितनी कवर करता है वो पता है, यहाँ पे डिस्टेंस दी हुई है। कम्स टू रेस्ट, अगर सोच लो पहले चलना चालू करता, फेंका गया, तो इसका मतलब क्या, इसकी वेलोसिटी रहेगी। और कुछ समय बाद रेस्ट में आया, तो रेस्ट में आने का मतलब v0 हुआ ना, और u दिया हुआ क्वेश्चन में। u कितना दिया गया है, 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। u कितना दे दिया गया, 20 मीटर पर सेकेंड। और कह रहा इसका जो ये है, इसका m कितना दिया हुआ, 1 kg, कितना kg दिया हुआ है, 1 kg। और कह रहा ये डिस्टेंस कितनी कवर करती है, इसको निकालना है ना, डिस्टेंस नहीं दिया गया ना, तो हम लोग डिस्टेंस को निकालते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे, यू और वी में पहचानना आना चाहिए कि कौन रेस्ट में। सबको पता फेंका गया, कुछ समय बाद रेस्ट में आएगी, तो पहले तो कुछ वेलोसिटी है ना, तभी तो रेस्ट में आएगी। तो जब रेस्ट में आई तो वी कितना हो जाएगा, 0, फाइनल वेलोसिटी। तो हम क्या लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ, प्रारंभिक वेग है ना, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ क्या, स्टोन है ना, उसी पत्थर का कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। और फाइनल वेलोसिटी ऑफ स्टोन, फाइनल वेलोसिटी डायरेक्ट लिखे ले रहे हैं ना, इतना लिखने की जरूरत नहीं। ये बात समझ में आती है। फिर ये दोनों चीज़ हो गई ना, कुछ समय में भी दिया गया कि नहीं, आई स्टोन 1 kg ना बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड अक्रॉस द फ्रोजन ऑफ लेक एंड द कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ सम, व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दिस स्टोन एंड आइस। तो कुछ भी नहीं दिया है, समस्या यहाँ पे आती। तो हमको पता एक फार्मूला क्या पढ़े थे, v² = u² + 2as। क्या पढ़े थे, v² = u² + 2as, है ना। ये देखो बुक में क्या दिया है, हाँ डिस्टेंस दी हुई, कितने की दी हुई, 50 मीटर ट्रेवल करने, सम डिस्टेंस है ना, वो कितनी, सम डिस्टेंस यहाँ जोड़ लो, ये दिया हुआ 50 मीटर, कितने मतलब 50 मीटर की जो डिस्टेंस है उतनी कवर करने के बाद आप 50 मीटर या सम डिस्टेंस करके लिख लो या डायरेक्ट लिख लो, हम लोग चाहें तो 50 मीटर लिख लें, जैसा भी आप चाहेंगे ना। तो डिस्टेंस दे देगी, इस दे दिया गया कितना, बोलो 50 मीटर।
क्योंकि 3 चीज़ें मैंने बताया था ना पता होना चाहिए, तभी चौथी चीज़ निकाल पाएंगे। तो देखो 1 हो गया, 2 हो गया और ये 3 हो गया। और हमको क्या निकालना है, यहाँ से ए निकाल लेंगे। अच्छा ए क्यों निकालते हैं बार बार, क्यों? क्योंकि सबको पता है फोर्स की डेफिनेशन में क्या फार्मूला क्या था, F इक्वल टू एम ए, है ना। F इक्वल टू क्या होता है, एम में, है ना। क्या होता है, F इक्वल टू एम ए, है ना। अब एफ एम ए को ऐसे लोग बहुत लोग फार्मा करके याद कर लेते हैं, फार्मा, है ना। फार्मा का मतलब ये बीच में इक्वल लगा दो, फार्मा। तो F इक्वल टू क्या होता है, एम ए। वहाँ के लिए हमने ये फार्मूला यूज किया, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a बाई सेकेंड की थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने से होता है ना कि एग्जाम सामने वाला भी टीचर मान लीजिए आप कभी भी लिखते तो समझ जाता है ना कि क्या मतलब है, कि आपको आता है, आप अच्छे से पढ़ें कि नहीं पढ़ें। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, सबको पता है वी 0 है इसमें, यू कितनी दी हुई क्वेश्चन में, 20 को कितनी बार, 2 बार चढ़ाएंगे कान के ऊपर इसके, प्लस 2a, ए कितना दिया हुआ, नहीं दिया हुआ है, एस दिया हुआ क्वेश्चन में कितना 50। अब बताओ 20 का 20 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाएगा 400, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का 400, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 8 जा ना, और 2 4 जा, मन हो नीचे लेके काट लेना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना है माइनस का 4 और 21 में मीटर पर। अच्छा यहाँ माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, याद रखना मैंने कहा था ना कि 2 एसिलेरेशन होते हैं, एक कौन सा पॉजिटिव एसिलेरेशन और एक नेगेटिव एसिलेरेशन, मतलब धनात्मक त्वरण और ऋणात्मक त्वरण। धनात्मक त्वरण को क्या कहते थे, जब हम स्पीड को बढ़ाते थे तो उसकी वेलोसिटी क्या होती थी, चेंज होती थी, लेकिन पर सेकंड बढ़ती जाती थी। तो वहाँ जो एसिलेरेशन होता था, एसिलेरेशन भी क्या होता था, बोलो, वहाँ जो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो हम कहेंगे वहाँ जो एसिलेरेशन हो रहा है वो क्या है, धनात्मक है। और अगली बार मैं ब्रेक लेता हूँ तो उसकी वेलोसिटी जो चेंज होती तो क्या होती, घटते जाती है ना। तो वहाँ पे क्या होता था, ऋणात्मक, है ना, नेगेटिव एसिलेरेशन काम करता था, और उसको हम क्या कहते थे, रिटार्डेशन भी कहते थे, मंदन। और चूंकि यहाँ भी रेस्ट में आ रही है तो क्या होगा, ऋणात्मक ही होगा, नेगेटिव एसिलेरेशन काम करेगा, वही दिखा रहा है यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे, नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, रिटार्डेशन को, किसको शो कर रहा है, नेगेटिव, या ऐसे लिख लेंगे इसको, इसका मतलब ही होता है नेगेटिव, है ना। नेगेटिव साइन सो क्या ब्रैकेट में लिख लेना, रिटार्डेशन, क्या रिटार्डेशन अर्थात या मंदन, है ना, कि ब्रेक मतलब वो क्या हो रही, रुक रही ना, रेस्ट में आ रही धीरे धीरे, यहाँ तक कि कैसे कोई दिक्कत नहीं। अब चूंकि सबको पता F इक्वल टू क्या होता है, अब हम लिखेंगे अगली बार मास ऑफ स्टोन, क्या है, स्टोन है कि क्या है, स्टोन ही है ना। मास ऑफ स्टोन इक्वल टू कितना 1 kg, है ना। और ए सबको पता चल गया है, माइनस का 4, याद रखना माइनस लिख लेंगे। तो F इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का MA, माइनस का MA नहीं आता है, F इक्वल टू क्या होता है MA। देखो दिख रहा है कि नहीं, याद नीचे तक की देखें, हाँ अभी दिख रहा है। अब मैं इसको इधर लिखे दे रहा हूँ, F इक्वल टू, और M की पता है सबको 1 है ना, और A कितना है माइनस का 4, तो F इक्वल टू कितना आएगा माइनस का 4, यूनिट क्या होती है न्यूटन, है ना। दूसरी किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप जो भी यूनिट लिखना चाहिए। अच्छा -4 क्या दिखा, देखो डायरेक्शन अपोजिट है, ये इधर की ओर मूव कर रहा है और फोर्स ऐसे लग रहा है विपरीत दिशा में, जो उसको क्या करेगा, रोकेगा। सबको समझ में आ रही होगी बात, है ना। इट्स फ्रिक्शन फोर्स, क्या है, कौन सा फोर्स हम लोग निकाल लिए, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। सबको फ्रिक्शन फोर्स निकालना यहाँ से आया है। एक ये हो गया। मैं इसके बाद अगला सवाल लिखता हूँ। अगला सवाल क्या है, हिंदी वालों को बोल भी दूँ कि एक 8000 किग्रा द्रव्यमान का एक रेल इंजन प्रति 2000 kg द्रव्यमान वाले 5 डिब्बों को सीधी पटरी पर खींचता है। यदि इंजन 40,000 न्यूटन का बल आरोपित करता है तथा यदि पटरी 5000 न्यूटन का घर्षण बल फ्रिक्शन लगाती है तो ज्ञात करें। इस पर हम लोग नेट त्वरण निकालेंगे। दूसरा क्या निकालेंगे, रेल का त्वरण निकालेंगे ना। तो मैं इसको मिटाता हूँ फिर अगला चालू करता हूँ। इंग्लिश मीडियम वालों को भी लिखे दे रहा हूँ, इसको मिटाऊंगा, अगला आपको लिखा मिलेगा जादू से। ठीक लिखा है कि एक कितना 8000 kg इंजन है ना, 8000 kg का इंजन है। वो क्या करता है, पुल्स आ ट्रेन को खींचता है। और ट्रेन में कितने डिब्बे लगे हुए, 5। बना दे ट्रेन को, ट्रेन में कितने डिब्बे लगे हुए हैं, 5 डिब्बे ना। ये देखो छुक छुक गाड़ियाँ बना दें। ये है ट्रैक, सबको पता ट्रैक कैसी होती, देखो करीब 5 वैगन्स कितने लगे हुए हैं, 5 वैगन्स है ना। इस ट्रैक पे ये एक ट्रैक बिछी हुई है,
ट्रैक पे कितने डिब्बे हैं, ऐसे पहिया होंगी, पहिए के ऊपर क्या होगी, गाड़ी होगी, एक हो गई, समझ लेना कॉमन सेंस का, 2 हो गए, और ये 2 डिब्बे हो गए ना, 1 2 3 है ना, 1 2 3, फिर 1 3, और फिर ये कितना हो गया, 4 हो गया, और एक ये आगे 5 हुआ ना, यहाँ पे ये क्या है, इंजन है, 1 2 3 4 5, तो ये वैगन्स हो गए W1 W2 W3 W4 और W5, और ये क्या हो गया, इंजन हो गया। ठीक है, तो 5 चीज़ें हो गई, क्या क्या हो गई, 5 वैगन्स हो गए और एक इंजन हो गया। और इंजन कितने केजी का है लिखा हुआ है, और कैसे चलते हैं, हॉरिजॉन्टल, देखो हॉरिजॉन्टल ही तो चलेगी, हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज, और वर्टिकल ऊपर नीचे वर्टिकल होता है ना, तो यहाँ पे कैसा चल रहा है, क्षैतिज चलेगा ना, क्षैतिज का मतलब हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे चलती है। द इंजन एग्जर्ट्स, मतलब इंजन क्या करती, खींचती है, फोर्स ऑफ, कह जो इंजन है इनको खींचने के लिए कितना का बल लगाती, 40,000 न्यूटन, अर्थात ये इंजन जो फोर्स लगाएगी वो कितने का लगा रही है, 40,000 न्यूटन। ठीक है, कितने हज़ार न्यूटन, 40,000 न्यूटन। एंड द ट्रैक ऑफर्स अ फ्रिक्शन फोर्स, हमने कहा था ना कि जब 2 सरफेस एक दूसरे पे चले या एक ही चले दूसरे पे, तो दूसरा उसके विपरीत दिशा में ना उसकी गति का विरोध करने के लिए क्या लगाएगी, फ्रिक्शन। तो अगर इंजन इन वैगन्स को खींच रहा है तो ट्रैक क्या करेगा, इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, कैसे, विपरीत दिशा में, वो उसकी ट्रेन के चलने का क्या करेगा, विरोध करेगा, लेकिन उसकी एक लिमिट होगी, और उस लिमिट को जैसे ही क्रॉस कर ले जाएगा ट्रेन चलने लगेगी। सबको पता है, सबको पता था ना, जैसे मैं एक बॉक्स रखा हुआ है, मैंने इस पे इधर फोर्स लगाया 10 न्यूटन, नहीं चला, क्यों, क्योंकि 10 न्यूटन का इसने फ्रिक्शन फोर्स इस बॉक्स ने इस सरफेस की वजह से लगा दिया, किस दिशा में, विपरीत, तो दोनों मिलके कितना हो जाते थे, 0, फोर्स कैसा हो गया, बैलेंस। फिर मैंने इस पे धक्का दिया कितना, 15, इसने भी कितना कर दिया, 15, लेकिन इसकी लिमिट 15 थी फ्रिक्शन फोर्स की, अब इससे आगे नहीं कर सकता। फिर मैंने फोर्स कितना लगाया इस पर, 25, अब बताओ मेरा फोर्स कितना हो गया, 25, ये कितना लगाएगा, 15, नेट कितना हो जाएगा, 25 से 15, और अब बताओ मैं इसको 25 फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये 25 की वजह से पूरा चल रहा है कि इस पर नेट कितना काम कर रहा है, मैंने 25 से 15 घटाया, कितना बचा, 10, तो इस पर जो एक्सीलरेशन डाल रहा है, किस पे, इस डिब्बे पे, बताओ वो 10 होगा कि 25 होगा, बताओ त्वरण कौन सा ला रहा है, ये पूरा 25 ला रहा है कि केवल बचा हुआ 10, बचा हुआ 10, यही तो, क्योंकि यही बचा हुआ 10 कैसा है, अनबैलेंस है, कैसा है, अनबैलेंस मतलब असंतुलित बल है, और जो असंतुलित बल बचता है वही क्या होता है, बोलो, त्वरण लाता है, उसमें एक्सीलरेट कराता है। तो जो एक्सीलरेटिंग फोर्स होता है वो क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स ही तो क्या होता है, एक्सीलरेटिंग। तो हम टोटल निकाल लेंगे, उसमें जो फ्रिक्शन होता है वो क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, जो बचेगा वो क्या होगा, एक्सीलरेटिंग फोर्स होता है। मैं उस पर आता हूँ। अभी मैंने कहा कि हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे क्या फोर्स लगा रहा है, 40,000 न्यूटन से इंजन खींचता है, और इस पे जो है दी ट्रैक क्या करती, एक फ्रिक्शन फोर्स लगाती, कितने का, 5,000 न्यूटन। फ्रिक्शन किधर का लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स को इससे दिखा दें, और ये कैपिटल F वाला जो लगा हुआ है ये कौन सा फोर्स लगाता है, इंजन लगाता है। तो ये फ्रिक्शन फोर्स कितने का, 5,000 न्यूटन। तो बताओ 40,000 से आगे खींचेगा तो 5,000 से क्या कर देगा, पीछे नहीं जाने देगा, पकड़ेगा, नहीं जाने देंगे। लेकिन इंजन में पावर ज़्यादा है, वो खींचेगा, वो 40,000 लगा दिया। अब बताओ इनके पास कितना बचा, 40 से तो 5 ऐसे कम हो जाएगा, कितना बचा, 35। अब ये इंजन वास्तव में कितने से खींचेगा, 35,000 न्यूटन के बल से ना, ये सबको पता है। यही पहला प्रश्न का तो उत्तर भी ये हो गया, आप लोग ऐसे ही दे दिए। तो देन कैलकुलेट द नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स, पहला आप बता चुके हैं, 40,000 से खींच रहा था और 5 इसने फ्रिक्शन लगाया, हमने 40 से कितना कम कर दिया, वही 5। अब बचा कितना, 35,000। इस पर जो नेट फोर्स काम करेगा वही क्या, उतने से वो खींच पाएगा, वही कौन सा फोर्स हो जाएगा, एक्सीलरेटिंग फोर्स हो जाएगा। लेकिन उसकी लैंग्वेज लिखनी तो हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे बोलो, कि जो है जो जो लिखा हुआ सब लिख दो, बकवासबाजी जितना लिखा हुआ है। क्या क्या लिखा हुआ है कि अ इंजन एग्जर्ट है ना, अ इंजन एग्जर्ट्स अ फोर्स, कितना, इसको फोर्स को हम लिख देंगे, इंजन का एफ ही लिख दें, कोई दिक्कत, वो अपने मन से लिख सकते हो जो भी बनाना चाहो। इंजन के फोर्स को मैंने एफ ही लिख दिया, कितना लगा रहा, 40,000 न्यूटन है ना, बहुत फोर्स लगा दिया। फ्रिक्शन में इतनी दम नहीं कि इसको रोक ले। फ्रिक्शन कितना लग रहा है,
हाँ, द ट्रैक क्या करती है, ट्रैक भी तो फोर्स लगाती है ना, ट्रैक अप्लाइड अब फ्रिक्शन फोर्स कितना, या ऑफर्ड अप्लाइड जो भी लिखना चाहें, फ्रिक्शन फोर्स वो कितना लगा रहे, ट्रैक घर्षण बल लगाती है, कितना लगाती है 5000 न्यूटन, वो 40,000 लगा दिए, 5,000 लगा पा रहे हैं, इनकी दम नहीं बची। अब कितना टोटल काम करेगा तो बताओ, नेट टोटल है ना, नेट टोटल एक्सीलरेटिंग फोर्स है ना, एक्सीलरेटिंग मतलब वो जो त्वरण लाए है ना, वो कितना काम करेगा सबको पता चल रहा है। एक्सीलरेटिंग फोर्स कितना हो जाएगा, मैं क्या करूँगा, इस वाले से ये वाला लेस कर दूंगा, एफ ई माइनस एफ एफ 40,000 माइनस 5,000 है ना, मतलब कितना बचा 35,000 न्यूटन के बल से ये जो है इंजन इसको आगे की ओर खींचेगा। ठीक है, तो पहला सवाल हो गया यहाँ तक कि मैं इसको समझ में ही आ गया होगा, मैं पहला मिटाए दे रहा हूँ। अब दूसरे पे चलते हैं, दी एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रेन, कह रहा है चलो ठीक है, इसने ये वाला फोर्स लगाया, इसी फोर्स की वजह से तो इसमें पूरे में एक्सीलरेशन होगा, क्यों, क्योंकि गाड़ी पहले रेस्ट में थी, धीरे धीरे बढ़ना चालू करेगी, और इस वाले फोर्स की वजह से इसमें क्या आएगा, एक्सीलरेशन आएगा। यहाँ तक कि सबको बात समझ में आ रही कि, तो हमको पूछ रहा है कि वही जो एक्सीलरेशन ए आया है वही ए तो पूछा है, तो सबको पता ए निकालने लिए फार्मा एफ इक्वल टू एम, ए को हम लगाएंगे। तो दूसरा इसको पहले मिटा देना, यहाँ पे देखो इतना मिटाने में कोई दिक्कत नहीं, मैं इतना मिटाए दे रहा हूँ, तो सबको पता है दूसरा लगाने के लिए हम क्या करेंगे, एफ इक्वल टू एम ए, और एम दिया है, मास ऑफ नहीं दिया सबका अलग अलग दिया, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कर लिया जाए मिलके। यहाँ से ये ए आया है 35,000 न्यूटन, इसको यहाँ पे लिख लो, हो सकता है जरूरत पड़ेगी, क्यों, क्योंकि एफ इक्वल टू एम में फार्मूला है, मास ऑफ, अब सबको पता है ना ये एक्सीलरेशन किस में होगा, सब में होगा, पहले डिब्बे में होगा, दूसरे में होगा, तीसरे में होगा, चौथे में होगा, पांचवें डिब्बे में भी होगा, इंजन में होगा, सब में एक्सीलरेशन होगा, तो टोटल का तो मास चाहिए ना, और सबको पता है एक डिब्बे का मास दिया हुआ कितने का 2000, इसका 2000 हो गया, कितना हो गया, व्यवहारिक कैसे जोड़ सकते, तो इसका भी 2 4 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 8 हो गया, 10, टोटल इंजन का मास कितना हो गया 10,000 हो गया, सॉरी टोटल वैगन्स का, और एक इंजन का भी कितना है देखो 8,000 दिया हुआ, तो 10 8 18, तो टोटल मास कितना हो रहा 18, तो हम लिख ले टोटल मास, कैसे लिखेंगे, मास ऑफ ईच इंजन है ना, कितने इंजन लगे हुए हैं 5 इंजन है ना, कितना है 2000, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल मास ऑफ इंजन है ना, 2000 को कितने से 5 से, सबको पता 10 आया था ना, 10,000 kg, फिर मास ऑफ इंजन ना करना मेरे भैया, वैगन्स हैं है ना, ईच वैगन्स का दिया हुआ है, मास ऑफ, अब इंजन की बात करो, मास ऑफ इंजन का कितना दिया हुआ 8,000, अब बताओ टोटल मास कितना हो जाएगा, टोटल मास क्या टोटल मास ब्रैकेट में लिख लेना, इंक्लूड क्या टोटल मास ऑफ वैगन्स एंड इंजन्स है ना, वैगन्स एंड इंक्लूडिंग इंजन्स है ना, इंजन को हमने क्या कर लिया, इंक्लूड कर लिया है ना, इंजन कितना हो गया, वही 10,000 में 8,000 जोड़ लो प्यार से, कितना हो जाएगा 18,000 न्यूटन है ना, यही 18,000 तो हुआ, टोटल मास ही आ गया, यही तो एम है। और देखो अब हमको क्या क्या पता चले, ऐसे लिखना तो ऐसे भी लिख लो, ये एम है, तो अब बताओ एफ भी पता है एम भी पता है, तुमको निकालना क्या ए, तो क्या हो जाएगा एफ अपान एम, क्यों, क्योंकि एफ इक्वल टू क्या है एम में, और एम इधर आएगा, ए को निकालोगे तो एम इधर किधर आ जाएगा बटे में, तो एफ अपान एम। देखो ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देख लें, हाँ दिख रहा है, ये कितना आया है 18,000 है ना, एम कितना है 18,000, नीचे 18,000, एफ निकाल चुके थे हम लोग 35,000, लो काटने में समस्या, काटो कितना बचेगा 35/18, तुम लोगों की मैथ अच्छी है, काट लेना, चलो अच्छा काटे दे रहे हैं, 35 बटे कितना बोलो, 35/18, 18 एकम 18, कितना बचेगा, 18 दूना 36 होता है, मतलब 17 बचना चाहिए, 17 जोड़ोगे 18 18 9 जा ना 162 होता है, फिर कितना बचेगा 8 बचेगा, फिर 18 4 जा, ये पॉइंट लगा ही चुके थे, 1.94 डाटा बहुत हो जाएगा, फिर कौन करेगा इतना ना, तो यहाँ पे काट के हम लोग ला रहे हैं कितना 1.94 मीटर पर
सेकेंड स्क्वायर, यही इसका क्या होगा, इसीलिए दूसरा हो गया। तीसरे पर बढ़ते हैं। तीसरा हम लोगों ने क्या देखा कि जो है क्या करता है कि कह रहा है कि द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2, कह रहे हैं कि तीसरा क्या कर रहा है, जो वैगन 1 है ये 2 पे कितना फोर्स लगाएगा ना। देखो यहाँ से ये फोर्स चालू होगा, ये इस पे कितना फोर्स लगाएगा। अब याद रखना ये इस पे जितना लगाएगा वो इधर ही जाएगा ना, वो इन पे लगेगा। तो यहाँ तक कि इससे मास से कोई मतलब नहीं, ये वाला इस पे कितना लगाएगा ये इससे मतलब है। तो सबको पता है ये इन पे फोर्स लगेगा, इन वाले मास पे, और ये कितने बचे 4, तो इन 4 का हमको क्या पता होना चाहिए, मास पता होना चाहिए। मास ऑफ 4 वैगन्स, मास ऑफ 4 वैगन सबको पता 4 का कितना हो जाएगा, सबका ईच वैगन्स का मास कितना है, मास ऑफ ईच वैगन्स 2000, तो मल्टीप्लाई करा देंगे कितना आ जाएगा 8000 kg आ जाएगा। आसान सा लगा लेते हैं। फिर कह रहा है कि ये इतना तो हो रहा, लेकिन सब पे एसिलेरेशन तो समान है, उससे क्या मतलब कि कितना लग रहा है कितना नहीं लग रहा है। तो अब हम कहेंगे एसिलेरेशन कितना है, चूंकि A = 1 पॉइंट कितना आया था 94 है ना, जो भी रहा हो याद कर लेना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सबको पता है ये इस पे बल कितना लगाएगा, F = ma ना, तो 8000 × मल्टीपल 1.94 है ना, और ये जितना काट के आप लोग लाएंगे वही हम क्या लिख देंगे, फोर्स आया ना, यहाँ पे काट पीट के जो ले आना वही आंसर लिख लेना। ठीक है, हो गया, इतना काम तुम लोग का कर लेना। ठीक है, कल इसके बाद के सारे सवालों की ओर हम बढ़ेंगे कि कितना किया गया था कि नहीं। मैं अगला सवाल बोले दे रहा हूँ, चाहें तो हिंदी मीडियम वाला लिख लेंगे। अगला सवाल है कि एक गाड़ी का द्रव्यमान 1500 kg है, मतलब 1500 किलोग्राम है। यदि गाड़ी को 1.7 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के ऋणात्मक त्वरण, यहाँ पे त्वरण कैसा है ऋणात्मक, के साथ विरामावस्था में लाना है, तो गाड़ी तथा, ये आप लोग लगा के लाएंगे, गाड़ी तथा सड़क के बीच लगने वाला बल कितना होगा। देखो गाड़ी तथा सड़क, कह रहा है एक गाड़ी का द्रव्यमान कितना 1500 kg है। यदि गाड़ी को 1.7 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के ऋणात्मक त्वरण मतलब अवमंदन या के साथ विरामावस्था में लाना है, तो गाड़ी तथा सड़क के बीच लगने वाला बल कितना होगा। कह रहा है गाड़ी जो है गाड़ी पर सड़क कितना बल लगाएगी, क्या बल लगाएगी, फ्रिक्शन फोर्स ही तो लगाएगी, वही निकालना है। M कितना दिया हुआ 1500 kg दिया हुआ है, A कितना दिया हुआ 1.7, लेकिन कौन सा है, कह रहा ऋणात्मक है तो माइनस लिख देंगे, A = -1.7, और फिर कह रहा है गाड़ी तथा सड़क के बीच लगने वाला बल निकालना है, तो क्या दोनों मल्टीप्लाई करा लोगे F और ma का, और कर लोगे वही फोर्स हो जाएगा। 1500 का कितने से 1.7 से मल्टीप्लाई कराएंगे, आ गया। ठीक है, ये लगा लेना, ये हमको बताना नहीं। फिर अगला प्रश्न है, किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है का संवेग निकालो। हमने कहा था संवेग क्या होता है, मोमेंटम, मास और उस वेलोसिटी के मल्टीपल के इक्वल होता है। संवेग क्या होता है, किसी वस्तु के मास और उसमें क्या उसकी गति है ना, उन दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है, संवेग। तो P = क्या होता था, mv होता था, तो इसका चौथा ऑप्शन दिया हुआ mv। अच्छा ये सब हो जाए तो इसके बाद जो दोनों चैप्टर हो जाएंगे, इसके बाद हम इनके MCQ कराएंगे ना, मल्टी चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं, मल्टीपल चॉइस। और फिर इसके बाद हम कल से हम लोग चालू करेंगे 10th की साइंस, मतलब जो 10th के बच्चे हैं उनके लिए है कि 10th की साइंस कल से चालू कराएंगे, और 9th के MCQ भी कराए जाएंगे, और इसके बाद जो है हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, और अभी जो इसकी एक्सरसाइज है वो पूरी कराएंगे। ठीक।